ये जो वाटर है ना, हम कहते हैं हमारा जो पूरा पानी है जो फ्रोजन फॉर्म में होता है, फ्रोजन आइस कैप्स आप लिख लें, आइस कैप्स। ठीक है, कैप्स मतलब जो बर्फ की चोटियां होती हैं। तो 2% जो पानी होता है वो फ्रोजन फॉर्म में मौजूद है, आइस कैप्स की सूरत में, ग्लेशियर की फॉर्म में मौजूद है 3% में से। उसके बाद 1% पानी है वो दुनिया के अंदर जहां भी फ्रेश वाटर मौजूद है, वो 1% है। अब फ्रेश वाटर जो है ना, बर्ज में होता है फ्रेश वाटर, लैक्स में होता है, नदी नाले, स्ट्रीम्स वगैरह, या इसके बाद हार्ट स्प्रिंग्स। हार्ट स्प्रिंग्स, हार्ट स्प्रिंग्स किसको कहते हैं? है आइडिया किसी को हार्ट स्प्रिंग्स का? बताएं जल्दी, हार्ट स्प्रिंग्स का क्या मतलब होता है? हाँ भी, बेटा जिसको समझ आ रही है तो वो बोले हार्ट स्प्रिंग्स किसको कहते हैं? बैठे हैं क्लास में? बैठे हो या चले गए हो? हाँ जल्दी जल्दी बताओ बेटा, हार्ट स्प्रिंग्स किसको कहते हैं? हार्ट स्प्रिंग्स। सर जो जमीन में पानी होता है नीचे। हाँ ठीक है, जो जमीन में होता है, वैसे इसको आम जुबान में चश्मे कहा जाता है, चश्मे। ठीक है, चश्मे को हार्ट स्प्रिंग कहा जाता है। अब देखिए, चश्मे हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, स्ट्रीम्स, नदियां हो गई, ये सारी चीजें मिला के फ्रेश वाटर बनता है, और ये ओनली 1% है। ठीक है, अब देखें हम जो पानी पी, अच्छा इसी इसके साथ एक और भी है सोर्स का फ्रेश वाटर में, एक और भी सोर्स है अंडरग्राउंड, जो हमारा फ्रेश वाटर है अंडरग्राउंड जो पीते हैं मोस्टली तौर पर, जो टैप या नल से जो पानी आता है ना, जो साफ पानी होता है, तो वो भी 1% फ्रेश वाटर का हिस्सा है। तो ये होगी कंपोजिशन अर्थ के अंदर के कौन कौन सी चीज है, कितना कितना परसेंट है। अब ये हो गया सारा कुछ पानी के बारे में। ठीक है, ये चीज हमारी जो है ना वाटर पर मुश्तमिल है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारी जो लैंड है वो 29% अर्थ के हिस्से पर मुश्तमिल है, तो इस 29% के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो इसमें कैटेगरीज है वो मौजूद है। क्या ये 29% लैंड एक ही जगह पर मौजूद है, या ये मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है? तो जिस तरह से हमने पहले इशारा किया कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, 7 बड़े आजम है, तो इस 7 बड़े आजम ने क्या किया हुआ है, ये जो 29% लैंड है इस पर उन्होंने मुख्तलिफ तरह से डिफरेंट जो है ना पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड है, तो दुनिया है उसके मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। अब यहाँ पर सबसे मेन बात छोटी सी यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट होता है उसकी डेफिनेशन।
फातिमा कौन कहता है लड़कियां वफादार नहीं होती हैं बहुत होती है तो कोई समझने वाला होना चाहिए कौन कहता है लड़कियां वफादार नहीं होती है बहुत होती है तो कोई समझने वाला होना चाहिए का ब्लड पिंक वाला हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर कॉन्टिनेंट कहते हैं सादा जुबान में। इसकी अगर हम डेफिनेशन करना चाहें यहाँ पे कि a large लैंड मास, ठीक है, या पार्ट ऑफ which is surrounded by water, ठीक है, from all sides। ये इसकी जनरल लफ्जों में डेफिनेशन बन सकती है। अ लार्ज लैंड मास, उसकी का एक सबसे बड़ा हिस्सा या पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय वाटर, जो कि पानी से घिरा होता है, फ्रॉम ऑल साइड, चारों साइडों से जो पानी से घिरा होता है उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट जो है ना, इसके नेम 7 कॉन्टिनेंट के यहाँ पे नेम। तो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट आता है, इसको मैं आपको बनाकर यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि जो कॉन्टिनेंट होते हैं इसको किस एंगल से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इसका जो जनरल सा कंसेप्ट है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। ये हमारे पास अर्थ हो गई। अब इस अर्थ में एक कॉन्टिनेंट हमारे पास यहाँ पे, ये इस तरह से देखिए, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ एक और कॉन्टिनेंट होता है इधर, ये 2 कॉन्टिनेंट हो गए। एक कॉन्टिनेंट इसके नीचे यहाँ पे आ गया, उसके बाद एक कॉन्टिनेंट इसके नीचे आ गया, एक कॉन्टिनेंट आ गया यहाँ पर, और एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट कॉन्टिनेंट यहाँ पे आ गया। तो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अब मैंने यहाँ पे इसके एरिया वाइज इसकी मुख्तलिफ जो शेप है ना वो ड्रा किए। इसमें इसका एरिया वाइज क्या होता है, अब देखें, नंबर 1 पे यहाँ पे ये नंबर 1 इसको दे रहा हूं मैं, और नंबर 2 इस वाले कॉन्टिनेंट को दे रहा हूं, और नंबर 3 मैं इस कॉन्टिनेंट को दे रहा हूं, और नंबर 4 जो है ना इस वाले कॉन्टिनेंट को, 5 इसको, और 6 इसको दे रहा हूं, और 7 मैं इसको दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो पहला कॉन्टिनेंट आता है वो है एशिया। ठीक है, तो पहला कॉन्टिनेंट यहाँ पे होता है एशिया। आपको एरिया वाइज बता रहा हूँ यहाँ पे, एरिया वाइज नंबर 1 पे जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, ये है एशिया। ठीक है, तो पहले नंबर पे एशिया है, उसके बाद नंबर 2 पे, ये वाला जो है एशिया के नीचे अफ्रीका। ठीक हो गया। नंबर 3 पे हमारे पास जो आता है वो है नॉर्थ अमेरिका, और नंबर 4 पे हमारे पास आता है साउथ अमेरिका। और 5 पे आता है एंटार्क्टिका, 5वें नंबर पे एंटार्क्टिका, और 6ठे नंबर पे
यूरोप आ जाता है, और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहा जाता था पुराने पुराने वक्तों के अंदर। तो ये जर्नल सा कंसेप्ट है, और इसमें जर्नल से मैंने आपको एक फर्जी जो है ना पिक्चर्स ड्रा करके आपको उसके साइज के अकॉर्डिंग इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन समझा दिया है कि किस तरह से हम समझेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है। अब यहाँ पे आप देखें नक्शे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जो मैप होता है उसको किस तरह से ड्रा होता है, उसको समझा कैसे जाता है। जर्नल सा कंसेप्ट है, जो मैप हम ड्रा करें उसमें सबसे ऊपर हमने क्या लिखना होता है, एन लिखना होता है, उसके नीचे हमने एस लिखना होता है। एन का मतलब नॉर्थ होता है और एस का मतलब साउथ होता है, और उसके दाएं और बाएं जानिब हम देख लें तो हमने क्या करना होता है, वही का जो वो है साइन है वो लगा दें, डब्ल्यू यहाँ पे लिख दें, ठीक है। मतलब आपने जो राइट वाली साइड है ना, राइट वाली साइड से आपने डब्ल्यू लिखना है और लेफ्ट वाली साइड से आपने क्या लिखना है, ईस्ट लिखना है, तो वही हो जाएगा। अब डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेस्ट होता है, और ई का मतलब होता है ईस्ट। अब मेरा यहाँ पे डायरेक्शंस देने का जो मकसद है ना वो ये है कि देखिए आपके सामने पूरी दुनिया का नक्शा है। अब इस पूरी दुनिया के नक्शे में आपको मैंने 7 कॉन्टिनेंट भी दिखाए हैं, और इस 7 कॉन्टिनेंट को देखते हुए आप यहाँ पे डायरेक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट के किस डायरेक्शन में मौजूद है। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स के अंदर, ठीक है, कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में मौजूद है। अब यहाँ पे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, ऊपर शुमाल है। अब इस नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो बरआज़म यूरोप है वो अफ्रीका की कौन सी साइड में वाक़ है, यूरोप वाला बरआज़म अफ्रीका की कौन सी साइड में वाक़ है? नॉर्थ में। नॉर्थ में, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो एशिया है, एशिया यूरोप की कौन सी साइड पे वाक़ है, एशिया यूरोप की कौन सी साइड पे वाक़ है? ईस्ट। ईस्ट वाली साइड पे। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास जो एशिया है ये साउथ अमेरिका की किस साइड पे वाक़ है? एशिया एशिया साउथ अमेरिका की किस साइड पे वाक़ है? चलो ये बता, सामने देख के आप यहाँ पे बता सकते हैं। सर नॉर्थ ईस्ट बनता है। नॉर्थ ईस्ट, हाँ ठीक है, शाबाश। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे ना, देखें तो ऊपर नॉर्थ है और इस तरफ ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट। अब देखें अगर आपके सामने ये नक्शा हो तो सिंपल लफ्जों में मतलब आपको ना यहाँ पे कोई रट्टा लगाने की जरूरत है ना कुछ और है, मतलब जिस भी तरह से घुमा फिरा करके जिस भी एंगल से वो सवाल पूछे आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं। मेन बात यही है कि आपको यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वही पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें जो 5 समंदर है बड़े, जो 5 ओशन है उनको भी यहाँ पे हम बता सकते हैं। अब 5 जो ओशन है, चलो मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। 5 ओशंस। अच्छा एक लफ्ज होता है ओशन और एक लफ्ज होता है सी, क्या सी और ओशन एक ही चीज है या फर्क है इसमें? फर्क है सर। क्या फर्क होता है? सर ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। सी छोटा होता है क्या? एक ओशन के अंदर एक से ज्यादा सी आ सकते हैं? नहीं आ सकते? आ सकते हैं, आ सकते हैं। आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, हमारे पास एक सी है जिसका नाम है अरेबियन सी, ये कौन से ओशन का पार्ट है? अरेबियन सी, सर बहरीन। बहरे हिंद, ठीक है। अच्छा एक और मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर एक सी पढ़ाया था, उसका नाम था मेडिटेरियन सी।
ये कौन से ओशन का पार्ट है? मेडिटेरियन सी। याद है? भूल गया? पैसिफिक नहीं? क्या? पैसिफिक? नहीं बेटा, पैसिफिक का नहीं है, ये अटलांटिक का पार्ट। अटलांटिक? इसके साथ एक और भी सी था जिसको हमने रेड सी का नाम दिया था। ये कौन से ओशन का पार्ट है? रेड सी। हम्म देखिए, अगर यहाँ पे हम नक्शे के अकॉर्डिंग देखें ना, ये जो रेड सी है ये अफ्रीका है। अफ्रीका की इस साइड पे था रेड सी, और ऊपर था हमारे पास मेडिटेरियन सी। नॉर्थ में इसके मेडिटेरियन सी था, और इसकी साउथ ईस्ट में हमारे पास, सॉरी, ये नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास क्या था? रेड सी था। तो यहाँ पे हमारे पास इंडियन ओशन शुरू हो रहा है। तो रेड सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। यहाँ पे रेड सी इंडियन ओशन का पार्ट है, और ऊपर यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे नाम चले, मैं पहले लिख लेता हूँ 5 जो ओशन है। पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन आता है, पैसिफिक। दूसरे नंबर पे जो ओशन आता है अटलांटिक ओशन। नंबर 3 पे जो आता है वो है साउथ या सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। उसके बाद नंबर 4 पे जो आता है वो है आर्कटिक, सॉरी एंटार्क्टिक है, एंटार्क्टिक ओशन। और नंबर 5 पे जो आता है वो है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब इनको याद करने का फार्मूला पैसा से याद कर रहे हैं, PAISA। तो पैसा वाला लफ्ज याद रख लें यहाँ पे, ये आपको सीरीज में याद दिलाएगा कि पहले नंबर पे जो ओशन है वो पैसिफिक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास अटलांटिक है, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, चौथे नंबर पे हमारे पास इंडिया लिखा है मैंने तीसरे पे, सॉरी इंडिया तो नहीं लिखा यहाँ पे, इंडियन यहाँ पे 3rd पे है, इंडियन ओशन 3rd पे, और सदर्न ओशन यहाँ पे है। एंटार्क्टिक और सदर्न एक ही ओशन बना। सदर्न ओशन चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे आर्कटिक ओशन है। तो ये हमारे पास, जिस तरह से मैंने आपको ये एरिया वाइज समझाया कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, इस तरह से सेम इसी एंगल से आपने इसको भी याद रखना है। ये जो 5 ओशन है इसमें पैसा का नाम याद रखेंगे तो आपको इसकी जो एरिया वाइज है, या मतलब इसका जो वो है ना, मुहित आप कह सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग से हम पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। PAISA। अब पैसिफिक इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है? ये है बहरुल काहिल। अच्छा, ये जो बहरुल काहिल है इसके अंदर एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे हम नक्शे में देखें ना, तो बहरुल काहिल जो है ना, बहरुल काहिल 2 साइडों पे वाक़ है, नक्शे में 2 साइडों पे। इधर भी पैसिफिक ओशन है और इधर भी पैसिफिक ओशन है। इसकी क्या वजह है? इधर भी पैसिफिक ओशन, इधर भी पैसिफिक ओशन, इसकी क्या मेन रीजन है? सर बेटा दो जमीन साइडों गोल पे है। पैसिफिक ओशन क्या एक तो नहीं है, वो तो नहीं है ना? इधर भी पैसिफिक ओशन है, इधर भी पैसिफिक ओशन है। देखें, ये जो अर्थ है ना हमारी जियाइड शेप है, तो जियाइड से मतलब दुनिया गोल है जिस तरह से हम कहते हैं,
तो अब सम पार्ट इसका यहाँ पे है, और अगर इसको हम इस तरह से इन्वर्ट करके देखें ग्लोब पे जिस तरह से आप देखते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, कुछ हिस्सा इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इसकी जो नॉर्थ वाली साइड है, तो नॉर्थ वाली साइड पे यहाँ पे जो मौजूद है वो सबसे छोटा समंदर है, उसको हम आर्कटिक ओशन कहते हैं, आर्कटिक ओशन। इसकी बिल्कुल साउथ वाली साइड पे आप देखें, तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद जो समंदर है वह है सदर्न ओशन, साउथ वाली साइड पे सदर्न ओशन। अब सदर्न मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी है इसको, चौथे नंबर वाला जो ओशन है, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सदर्न ओशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अटलांटिक, मैंने यहाँ पे पहले भी बताया आपको, नॉर्थ अमेरिका उसकी ईस्ट वाली साइड पे, नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट वाली साइड पे, और अफ्रीका की वेस्ट वाली साइड पे अटलांटिक ओशन है। अब देखें इसकी भी लोकेशन आप जो है ना क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे बता सकते हैं, वो यहाँ पे इसी तरह से ही हमें मुख्तलिफ एंगल से वो बताता है कि हमारे पास जो अटलांटिक ओशन है इसकी डायरेक्शन कौन से आजम में किस तरफ वाक़ है। तो देखिए सेंटर में वाक़ है, नॉर्थ अमेरिका इसकी वेस्ट में वाक़ है, और जो अफ्रीका है इसकी जो ईस्ट वाली साइड है, इसी तरह से आप देखें एशिया है वो भी ईस्ट वाली साइड पे वाक़ है, इसके यूरोप जो है ना इसकी नॉर्थ की साइड पे वाक़ है। तो ये सारा यहाँ से शुरू होता है अटलांटिक ओशन के नीचे तक। ठीक है, ये वाला एरिया सारा जो है ना अटलांटिक ओशन में आ जाता है। उसके बाद ये जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन अफ्रीका यहाँ पे खत्म होता है, अफ्रीका के आगे में इंडियन ओशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे समंदर हो गए। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो है ना आपको बताता हूँ, तो वो आप नोट कर लें, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफरेंट ओशंस के बारे से। अब पहला पहला जो हमारे पास पैसिफिक ओशन का काम कहाँ? पहले नंबर पे क्या लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड पैसिफिक ओशन। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन है। अच्छा, इसी लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड में इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो पूछा जाता है, डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच। नाम भी यहाँ पे पूछा जाता है कि मैरियाना ट्रेंच को और क्या कहा जाता है, दूसरा इसका नाम है किसी को पता? मैरियाना ट्रेंच का एक और नाम भी है। हाँ, इसका दूसरा नाम है चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप। मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप इसका नाम है। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट। इसकी वो गहराई पूछता है, बाज़ औक़ात इसकी गहराई वो कहता है कि कितना है, किलोमीटर में भी पूछ सकता है, मीटर में भी। तो अगर मीटर में वो पूछे तो 10,900 10,900 मीटर इसकी है। ठीक है, 10,000 नहीं है, हाँ ठीक है, 10,900 मीटर इसकी क्या है, डेप्थ है। उसके बाद अगर वो आपसे किलोमीटर में पूछे कि किलोमीटर में कितनी इसकी डेप्थ है, तो 11 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। 11 किलोमीटर क्या है इसकी डेप्थ। तो एक क्वेश्चन ये हो जाता है यहाँ से, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड मैरियाना ट्रेंच, अनदर नेम ऑफ मैरियाना ट्रेंच चैलेंजर्स डीप। उसके बाद इसकी जो डेप्थ है मीटर में 10,900 मीटर, किलोमीटर में 11 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है सब? आगे चले।
नंबर 2 हमारे पास अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के हवाले से हमने एक नाम पढ़ा था, जो मुस्लिम हमारे पास एक वो था, जर्नैल था, जिसका नाम हम आजकल खबरों में ये जो इंडियन ओशन है, इसके अंदर एक आइलैंड है, वो बहुत मशहूर हो रहा है। बता सकते हैं वो कौन सा आइलैंड है जो मशहूर हुआ है अभी, इंडियन ओशन का आइलैंड? ये जो अमेरिका ईरान जो वार चल रही है ना, इसी वार के हवाले से मशहूर हुआ है ये आइलैंड, इंडियन ओशन का पार्ट है। हम्म, है पता किसी को? हाँ बेटा, इंडियन ओशन का कौन सा आइलैंड अभी रिसेंटली न्यूज में मशहूर हो रहा है? इंडियन ओशन का जो पार्ट है, आइलैंड, डी से उसका नाम है, डी से उसका नाम शुरू होता है। नहीं आता? डीगो गार्सिया, डीगो गार्सिया। कौन सा आइलैंड है? डीगो गार्सिया, ठीक है। तो डीगो गार्सिया जो आइलैंड है, इट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की एक और भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है वार्मेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे गर्म तरीन समंदर है, वार्मेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब डीगो गार्सिया आइलैंड है, डिगो गार्सिया आइलैंड इज प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन। अब बेसिकली ये लैंड वाइज देखा जाए इंडियन ओशन में मौजूद है, लेकिन अच्छा, इसमें पहले अमेरिका का ज्यादा जो है ना कंट्रोल था। अमेरिका की जो नेवी है ना, वो ज्यादातर इसी जो आइलैंड है, डिगो गार्सिया आइलैंड, इसके अंदर इसका जो नेवल हेडक्वार्टर है ना, वो मौजूद था। अब अमेरिका प्लस ब्रिटेन, ठीक है, अमेरिका प्लस ब्रिटेन, इनकी जो ज्वाइंट नेवी है ना, अब दोनों की मौजूद है। अब ये मशहूर क्यों हुआ है डिगो गार्सिया आइलैंड? तो डिगो गार्सिया आइलैंड के अंदर जो है ना, एक दो रॉकेट या जो मिसाइल है ना, वो लॉन्च किए गए हैं। अब इसमें ईरान से वो कह रहा है कि आपने हमारे साथ जो है ना वो अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो इसी वजह से वो ईरान कह रहा है कि मैंने जो है ना यहाँ पे जो है ना अटैक नहीं किया। मेरे ख्याल में यहाँ से ईरान से जो फासला बनता है ना, वो कह रहे थे 4000 किलोमीटर का फासला बनता है, 4000 किलोमीटर का।
तो इतनी 4000 किलोमीटर दूर जो है ना, उन्होंने तकरीबन जो है ना दो जो रॉकेट लॉन्चर थे वो कह रहे थे कि एक रास्ते में वो खत्म हो गया था, दूसरा जो है ना उन्होंने उसको खुद ही खत्म किया है, जो मतलब एक एंटी जिस तरह से मिसाइल सिस्टम होता है। तो तीसरा या चौथा जो इसका रॉकेट था ना वो जाकर लगा है इसको डिगो गार्सिया आइलैंड पे। ठीक है, तो इसकी ये कहानी है डिगो गार्सिया। इसके हवाले से सवाल बनता है, ये अभी भी मतलब वो आपसे यही पूछ सकता है कि डिगो गार्सिया आइलैंड कौन से ओशन में वाक़ है। डिगो गार्सिया आइलैंड जो है ना उसके ऊपर अभी क्या हुआ है रिसेंटली, तो इसके ऊपर जो है ना कौन कौन से कंट्रीज की जो फौज है ना वो मौजूद है। ठीक है, ब्रिटेन और आपने अमेरिका का यहाँ पे नाम बताया, बरतानिया और अमेरिका। अच्छा कुछ दसना पींदा मां हनी पे बंद हो गया। कोई एक्टिविटीज वाला वो नहीं। इस तरह से अगर हम ये वाला देखें क्वेश्चन, तो थ्री मंथ तुम्हारे ये पांच समंदर। तो इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं और टॉपिक को, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ बेटा। एक है हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ, ये थोड़ा सा इसको टच करेंगे। ये जो पोर्शन है ना, ये ऑलमोस्ट ईडीएस का पोर्शन है, एवरीडे साइंस का पोर्शन है, रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। लेकिन ये इसका थोड़ा सा टच टॉपिक है, इसी वजह से आपको बता रहा हूँ। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ दो डिफरेंट है। रोटेशन और चीज होती है और रेवोल्यूशन और चीज होती है। तो जो रोटेशन है उसको सफेद मोशन कहा जाता है। मतलब एक ही एक्सिस में, जिस तरह से ये मार्कर है तो एक जगह पे इस तरह से ये मुड़ता रहता है ऐसे सेंट्रल एक्सिस में। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड इट्स सेंट्रल एक्सिस, अपने मदार के गिर्द। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सपेन मोशन करता है। अब इसी हवाले से अगर अर्थ मूव कर रही है तो उसको रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ का नाम दिया जाता है। इसी तरह से जो रेवोल्यूशनरी मोशन होती है, तो रेवोल्यूशनरी मोशन के अंदर अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये अर्थ है, तो ये क्या करती है, ये इस तरह से एक ही जगह पे ऐसे सपेन कर, ये रोटेशन हो गया। उसके बाद रेवोल्यूशन में हम क्या कहेंगे, अर्थ अपनी जो वो है ना जो जगह है, लोकेशन है, वो चेंज करती रहती है। यहाँ पे आ जाती है, कभी यहाँ आ जाती है, कभी यहाँ पे आ जाती है, तो कभी यहाँ पे आ जाती है। तो ये अब इस तरह से ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब लोकोमोशन कर रही है, अपनी जगह को कंटिन्यूअसली तब्दील कर रही है, तो इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है और इसको रोटेशन कहा जाता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो देख लें आपके, रोटेशन का फायदा क्या होता है और रेवोल्यूशन का फायदा क्या होता है। अब रोटेशन की वजह से ना डे नाइट जो साइकिल है ना वो बनता है, रोटेशन की वजह से। देखें ये जो अर्थ है, अब फर्ज करें सूरज इस साइड पे वाक़ है,
अब हम यहाँ पर मौजूद हैं अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मौजूद हैं, सूरज किस साइड पे है, तो हमारी तरफ क्या है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही, ठीक है, हम दूसरी साइड पे हैं, ठीक है। अब सूरज जब इस तरफ आ जाएगा तो फिर हमारी तरफ क्या हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो रोटेशन है ना, जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ वाली जो लैंड है वहां पे दिन होता है, और उससे पीछे वाली जो लैंड होती है वो क्या होती है, उस पे रात होता है। आप इसको मतलब गेंद की तरह या बॉल की तरह ही समझ लें। जैसे अगर मैं आपको ये जो मार्कर है इसको बॉल या गेंद समझा दूं, जैसे ये मतलब इस तरफ जो है सूरज है, लाइट है, इस तरफ लाइट नहीं है, तो इस तरफ वाला जो एरिया होगा इसका, तो यहाँ पे क्या होगी, रोशनी होगी, यहाँ पे दिन होगा, और इसकी जो अपोजिट वाली साइड होगी यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा होगा। अब सिंपल कंसेप्ट आपने यही याद रख लेना है कि जो रोटेशन है ना, तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात का जो दौरान है वो ना चेंज होता है। आगे कंसेप्ट समझ इसका कि रोटेशन का फायदा क्या होता है, डे नाइट साइकिल होता है, क्लियर है। जी चले उसके बाद जो रेवोल्यूशन है ना, रेवोल्यूशन का जो बेसिक फैक्ट होता है वो यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास जो सीजन्स होते हैं वो रेवोल्यूशन से चेंज होते हैं। उसके बाद जो ईयर्स होता है, सीजन में ही आ जाता है ना ईयर्स, तो ईयर्स और सीजन जो है ना वो चेंज होते हैं, किसकी वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जमीन की एक रेवोल्यूशन या जमीन का एक चक्कर, एक चक्कर, ठीक है। जब जमीन का एक चक्कर मुकम्मल होता है, किसके गिर्द होगा, सूरज के गिर्द होगा ना, सेंटर में यहाँ पे मतलब दरमियान में हम कहते हैं सूरज है, तो सूरज के इर्द गिर्द जो जमीन है वो घूम रही है। तो अब जमीन का जो एक चक्कर होता है सूरज के गिर्द, जो वन रेवोल्यूशन होती है, वो कितना के बराबर होता है, कितने डेज के बराबर होता है, मोस्टली तो पर 365 डेज कहा जाता है, लेकिन एक्यूरेट सेंस में देखा जाए तो 365 डेज पूरे एक्यूरेट नहीं होते। मतलब ये नहीं है कि जो 365 डेज है ये पूरे के पूरे 365 होंगे, नहीं, बल्कि 365 डेज के अंदर प्लस 6 आवर्स। अब 6 आवर्स भी पूरे के पूरे 6 आवर्स नहीं होते, ठीक है। इसमें भी हमारे पास अगर इसकी एक्यूरेट यहाँ पे प्रिडिक्शन देखें तो 5 आवर्स, 5 घंटे, ठीक है, और 48 मिनट्स और 46 सेकेंड्स। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है इट इज इक्वल टू द 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स, 46 सेकेंड्स ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब ये जो 1 ईयर है, 1 ईयर इज इक्वल टू द 1 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जो जमीन का एक साल है वो 1 रेवोल्यूशन के बराबर है, 1 रेवोल्यूशन एक साल में होता है, ठीक है। और एक साल के अंदर जो डेज कवर होते हैं जमीन के वो 365 प्लस 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड, ठीक है। अब इसका मतलब हर साल ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, तकरीबन कह सकते हैं 6 घंटों का इजाफा हो रहा है हर साल, ठीक है। अब हर साल अगर 6 घंटे का इजाफा हो जाए तो 6 + 6 + 6 + 6, 4 दफा अगर इनको हम प्लस करते हैं तो 4 से क्या हो जाता है, 24 हो जाता है, ठीक है। अब 24 क्या हो गया, 24 घंटे हो, 24 आवर्स हो गए। अब इसका मतलब जो 4 ईयर के बाद यहाँ पे अगली जो रेवोल्यूशन आएगी ना उसमें 24 आवर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अब जब 24 आवर्स का एडिशन हो जाएगा तो इसका मतलब जो 1 डे है ना, 1 डे वो क्या हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब जब 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा, कब हो जाएगा, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद जब 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उस ईयर को हम नाम देंगे लीप ईयर, लीप ईयर। अब उस लीप ईयर में जो एक डे एक्स्ट्रा होता है वो आप सबको पता है, जो मतलब फेब होता है, फरवरी का जो होता है,
उसमें जो फरवरी होता है वो कितने डे के बराबर हो जाता है लीप ईयर में? 29 दिन। 29 दिन का। तो यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया? चले जी आगे। सर। सर वो आबादी के लिहाज से भी बता देना कॉन्टिनेंट। आबादी के लिहाज से बेटा आपका एशिया ही है, ये रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कंट्रीज देखेंगे कि मतलब मुल्कों की तादाद के हवाले से तो अफ्रीका है। अफ्रीका नंबर ऑफ कंट्रीज के हवाले से पहला है, आबादी के लिहाज से पहला नहीं है। ठीक है, ये नंबर ऑफ कंट्रीज। लेकिन अगर हम इसकी जो पॉपुलेशन है वो देखें और एरिया देखें तो पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों में एशिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अफ्रीका नंबर ऑफ कंट्रीज के हवाले से फर्स्ट नंबर पर है, नंबर ऑफ कंट्रीज में। इसमें 54 कंट्रीज हैं और इसका जो एशिया है ना इसमें 48 कंट्रीज है। 54 है या शायद 52 है, सॉरी 52, 52 इसकी कंट्रीज है, इसके 48 कंट्रीज है। ठीक है, इसका बाद में जब हम देखेंगे डिटेल से तो डिस्कस कर लेंगे फर्दर इसमें, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में कितना कितना जो वो है ना आबादी है, एरिया है। ये जो दुनिया की मतलब जो वो है ना जिस तरह से हम ओआईसी कहते हैं, जो ब्रिक्स वगैरह हो गई, जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनमें मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज है ना वो सारे के सारे मोस्टली उनका जो पार्ट है ना वो एशिया के अंदर ही है। इस तरह से आप ओआईसी देख, ओआईसी में तकरीबन आप देखें मोस्टली इसमें चाइना आ जाता है और हमारे पास वो सॉरी ओआईसी नहीं, एक और जो है हमारे जिसमें वो है चाइना की जो बीजिंग के अंदर जिसका वो है ना हेडक्वार्टर है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शंघाई शंघाई कौन सी है? एस ओ शंघाई एस शंघाई से। शिंघाई वाली। तो शिंघाई वाली में जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है, जो मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है, आप देखें इसमें चाइना आ जाता है। इंडिया देखें तो कितनी ज्यादा इनकी आबादी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एशिया है ना, एशिया के अंदर बहुत बड़ी आबादी है, ज्यादा आबादी वाला वो है। टाइम क्या हो गया है? 10 हो गए सर। साइड अप करें बताएं जरा। सर काफी है। बाकियों से भी पूछ लो। हाँ, बाकी कोई बैठा है क्लास में या नहीं है? बैठे हैं सर, इनफ है आज के लिए। यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा। नहीं है क्वेश्चन? चले ठीक हो गया बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।
Okay.